देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। इसके बाद फिर हम इसके कुछ मॉडल दिए गए हैं परमाणु से संबंधित, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब आप लोगों के सामने शुरू होना चल रहा है। पीपीटी आप लोगों के सामने अभी प्रेजेंट होगी। 1 मिनट इंतजार करें जी। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हो चुका है, प्रोटॉन की खोज के बारे में हो चुका है, और हम लोग न्यूट्रॉन की भी खोज कर चुके हैं। इसके बाद देखिए, परमाणु रचना मॉडल। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद देखिए सबसे बड़ी समस्या ये आई कि परमाणु के स्थानों का निर्धारण कहाँ पे किया जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनको परमाणु में कहाँ रखा जाए, इसके लिए आधुनिक परमाणु मॉडल संरचना प्रस्तुत की गई जो है। देखिए, इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है। जो हमारे सिलेबस में है, हमको 3 लोगों का परमाणु मॉडल पढ़ना है। पहला परमाणु मॉडल जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ना है, उसके बाद रदरफोर्ड का, फिर नील्स बोर का। सबसे पहले हम लोग जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। देखिए, अब आप लोगों के सामने जे थॉमसन का परमाणु मॉडल दिख रहा है। जे थॉमसन के अनुसार इन्होंने बताया कि परमाणु लगभग 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला इन्होंने माना। 10⁻−10, आप समझ सकते हैं कि कितना कम छोटा है हमारा जो है परमाणु। 10⁻−10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, इन्होंने कहा, जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है तथा इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं। देखिए, इन्होंने बताया, ये देख रहे होंगे आप, आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें दिख रहे होंगे, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे रहते हैं, और इस पर प्रोटॉन के कारण परमाणु पर क्या होता है, धनावेश रहता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन के धन आवेश के कारण ये क्या होता है, परमाणु संतुलित रहता है। लेकिन ये जो अवधारणा थी जो है, इसको अन्य वैज्ञानिकों ने अमान्य घोषित किया, इस पर अपनी सहमति नहीं जताया। तो देखिए, इसके बाद फिर दूसरा परमाणु मॉडल आता है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। इन्होंने क्या किया, राइट हैंड साइड में एक आपको फिगर दिख रहा होगा, और इन्होंने क्या किया, सोने की पत्ती लेते हैं जिसकी मोटाई लगभग कितनी रहती है, 0.0004 सेंटीमीटर। बहुत पतली पन्नी इन्होंने लिया सोने की, और इस पे अल्फा कणों की बमबारी करते हैं, बौछार करते हैं। आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे, फिगर दिख रहा होगा। जब ये बमबारी करते हैं तो इन्होंने देखा क्या कि इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण ये सीधे निकल जा रहे हैं, और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से देखिए विचलित हो जा रहे हैं, सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा तिरछा होकर देखिए इधर घूम जा रहे हैं, और कुछ बहुत थोड़ी मात्रा में अल्फा कण सीधे टकराकर फिर वापस लौट आए हैं, उसी मार्ग पर वापस लौट आते हैं। तो ये 3 घटना उन्होंने देखा। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला और अपना जो है एक विचार प्रस्तुत किया। तो पहला उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में उपस्थित रहता है। फिगर में आप देख सकते हैं, दिखा रहा है ना, बीच में देखिए इन्होंने दिखाया कि संपूर्ण परमाणु का धनावेश कहाँ उपस्थित होता है, केंद्र में होता है, और जिसका नाम रखा गया नाभिक, जिसको इन्होंने कहा, क्या कहा, नाभिक कहा। नाभि वैसो भी देखा जाए तो हमारे शरीर में देखा जाए नाभि होती है ना बीचों बीच, तो उसी तरह इन्होंने बताया कि बीच में नाभि, उसका नाम नाभिक रखा। तो इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत छोटे मात्रा में धनावेश जहां होता है, बहुत छोटे मात्रा में। तो और उसके बाद फिर दूसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला। देखिए, धनावेश इन्होंने जाना कैसे कि बीच में धनावेश है। इन्होंने देखा कि जो अल्फा किरणें जा रही हैं, वो सीधे बीच वाले भाग से टकरा के वापस लौट रही हैं। अल्फा कण पर भी आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है। अल्फा कण पर भी आवेश कैसा होता है, धन होता है।
और जिसके कारण धन धन क्या होते हैं, आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जाहिर सी बात है, धन आवेश जब बीच में गया, जहां नाभिक है बताए हैं, यहां से क्या होगा, टकरा के उसी दिशा में वापस और उसी मार्ग पर वापस लौट आया। इससे जाना इन्होंने कि बीच में कोई तो धनावेश भाग है जिससे अल्फा कण टकरा के वापस लौट आ रहा है। तो देखिए इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जिसका नाम इन्होंने नाभिक रखा। दूसरा इन्होंने देखिए, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। और दूसरा बात इन्होंने कहा कि ये जो नाभिक होता है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इससे ये चारों तरफ घिरा रहता है जो है। तीसरा प्रयोग में इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के, यानी सोने की जो पन्नी थी उससे आर पार निकल गए। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। भाई जाहिर बात है, सीधा निकल जा रहा है, कोई अवरोध नहीं उसको हो रहा है, तो वहां खोखला होगा। तो इससे तीसरा उन्होंने निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अब उसके बाद देखिए फिर इन्होंने आगे दिया कि कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण पर दोनों समान आवेश होता है। ध्यान रखिए, अभी मैंने आपसे बताया था कि समान आवेश होने पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए नाभिक के पास जो भी अल्फा कण आए होंगे तो ये क्या किया होगा, इस पर धन आवेश नाभिक पे होता है और अल्फा कण भी धन आवेशित होता है और इसको क्या होगा, प्रतिकर्षित कर दिया होगा। जैसे मार्ग से जा रहा है तो इस पर भी धन आवेश, इस पर भी धन आवेश। दो चुंबक हम लोग लेते हैं ना, देखिए समान चुंबक करते हैं तो ऐसे बाहर की तरफ फेंकता है कि नहीं, तो वही घटना हुई होगी। तो यहाँ जब पास में गुजरा तो क्योंकि धनावेश नाभिक पे भी था और अल्फा कण पे भी था, तो इसको अपने मार्ग से विचलित कर दिया। तो इससे साफ जाहिर हुआ भाई आवेश इस पर नाभिक पे कैसा है, धनावेश है। और देखिए पांचवा, जो कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। भाई नाभिक में भी अपना द्रव्यमान होगा तो वो आगे जाने नहीं देगा ना, और उसको क्या किया, वापस कर दिया। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला और जिसका कि वैज्ञानिकों ने और दूसरे वैज्ञानिकों ने बहुत आलोचना किया। और उनका कहना यह था कि भाई ये रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है और जो कि चक्कर लगा रहे हैं और लगातार ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, उनकी ऊर्जा कम होगी और वो नाभिक में गिर जाएंगे अंदर। ठीक है, तो इस पर बहुत सारी आलोचनाएं हुई और फिर इसमें जो कमियां थी, जो कमियां रह गई थी, फिर एक नील्स बोर ने जो है उन्होंने फिर कमियां इसकी दूर किया। उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया, नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया। नील्स बोर ने रदरफोर्ड की जो कमियां मॉडल में थी उसको उन्होंने दूर किया। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। आप देख सकते हैं नाभिक बीचों बीच होता है, जिसका पूरा द्रव्यमान भार जो भी दोनों अंतर होता है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान और धन आवेश कहाँ पर होता है, पूरा नाभिक में होता है। और इन्होंने बताया कि तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमते रहते हैं। देखिए इन्होंने राइट हैंड साइड में फिगर देखिए, निर्धारित कक्षा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, जैसे दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये निर्धारित कक्षा में घूमेंगे, ऐसा नहीं कुछ उछल कूद मचाएंगे इधर उधर। दूसरा जो कक्षा है इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ही कक्षा में घूमेंगे। तो इन्होंने ये बताया कि निर्धारित कक्षाओं में घूमते हैं और प्रत्येक कक्षा में निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं। जैसे पहली कक्षा में इन्होंने 2 दिखाया है इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इन्होंने दिखाया है, तो इस तरह इन्होंने कक्षा निर्धारित किया और सब कक्षाओं में बताया कि एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों तरफ नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए नोट में हम लोग देखें, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन तथा उपस्थित प्रोटॉन के कारण ही इसके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। इसी अपकेंद्री बल के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में निरंतर गति करते हैं। देखिए इसको मतलब समझिए, भाई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो भाई ये एक दूसरे कक्षा में क्यों नहीं भाग के जाते हैं, भाई एक निर्धारित कक्षा में क्यों चक्कर लगा रहे हैं,
इसका कारण है कि दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए नाभिक तथा प्रोटॉन, इनके नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, तो अपकेंद्री बल, जिसके कारण ही ये लोग चक्कर लगाते हैं जो है। तो ये 3 परमाणु मॉडल हम लोगों को पढ़ना था। इसमें